रात के 9 बज चुके थे। मैंने सबको खाना खिला दिया था और सबके खाना खाए हुए बर्तन सिंक में रखे हुए जूठे बर्तन धो रही थी कि तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मुझे बारिश को देखकर ध्यान आया कि मैंने तो आज धुले हुए कपड़े छत से लाई ही नहीं। मैं बर्तन धोना छोड़कर अपने हाथों को पोंछते हुए सीढ़ियों से चढ़कर छत पर चली गई। मैंने जल्दी से कपड़े समेटे और छत पर ही बने हुए कमरे में रखने गई तो मुझे लगा कोई उस कमरे में है। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो देखा मेरी ननद किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। उस कमरे की लाइट भी ऑफ थी। बारिश की वजह से जो कपड़े गीले हो गए थे उनको फैलाना था तो मैंने लाइट ऑन कर दी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो मेरी ननद अचानक से मुड़ी और चौंक गई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उससे पूछा, श्वेता तुम इस वक्त यहाँ किससे बात कर रही हो? उसने मुझे बोला, कुछ नहीं भाभी, मेरी सहेली का फ़ोन था। नीचे बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ आकर बात कर रही थी। श्वेता ने मुझसे नज़र चुराते हुए और घबराते हुए बोला। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। 4 दिन बाद ही मेरे देवर अभय की शादी थी। घर में कोई भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं था क्योंकि लड़की हमारी ज़ात बिरादरी की नहीं थी। वो लड़की उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ श्वेता और अभय पढ़ते थे। अभय को वो लड़की बहुत पसंद थी। वो दोनों एक दूसरे को पिछले 1 साल से जानते थे। मेरे देवर की लाख कोशिशों के बाद भी मेरे सास ससुर और मेरे पति इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। जब अभय को लगा कि अब घर में कोई मेरी बात नहीं मान रहा और अब मेरी शादी सीमा से नहीं हो पाएगी तो उसने घर वालों को धमकी दे दी कि मैं अगर मेरी शादी सीमा से नहीं हुई तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे सास ससुर को लगा जवान लड़का है, कहीं सचमुच ना घर छोड़कर चला जाए, तो वो इस रिश्ते के लिए मजबूरन मान गए। हम सभी लोग मिलकर एक दिन सीमा को देखने गए। सीमा बहुत ही खूबसूरत थी। उससे बातचीत करके मेरा मन तो गदगद हो उठा था। वो जल्दी ही मेरी देवरानी बनकर मेरे घर आएगी। अब अभय और सीमा की शादी का दिन भी आ गया और दोनों की शादी हो गई। जब मेरी देवरानी विदा होकर घर आई तो मैंने देखा उसके पास एक सूटकेस है और इसके अलावा 2 बड़े बड़े पुराने थैले हैं। मैंने सोचा, लड़कियां शादी के बाद तो नया सामान लेकर आती हैं, फिर ये पुराने से थैले लेकर क्यों आई है? हमारे घर का नौकर सभी सामान के साथ उन थैलों को भी थाम रखा था। मैंने बोला, लाओ कुछ सामान मैं रख देती हूँ कि तभी मेरी देवरानी उस थैले को पकड़ लेती है और बोलती है, दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही रख देती हूँ। उसका ऐसे थैले को पकड़ना और मुझे ऐसे बोलना थोड़ा अजीब लगा। मैं सोचने लगी कि क्या मैं उसके थैले लेकर कहीं भाग जाऊँगी। मैं इन पुराने सड़े हुए थैले का क्या करूँगी जो सीमा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। खैर मैंने इस बात को यहीं छोड़ दिया। फिर शादी के 2 दिन बाद जब सीमा के कमरे में किसी काम से गई तो वो कमरे में नहीं थी। तभी मेरी नज़र उन 2 थैलों पर गई जो एक कोने में पड़े हैं। मैंने चुपके से गई और उस थैले को खोल कर देखा तो उसमें फटे पुराने कपड़े पड़े थे। मैंने सोचा, मेरी देवरानी पागल तो नहीं है, ये पुराने कपड़े यहाँ लेकर आ गई है। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास चिल्लाकर बोल रही थी कि अरे बहू, तूने आज खाने के लिए रोटियाँ नहीं बनाई क्या? मैंने बोला, माँ जी बनाई है। तो तूने उस रोटियों को कहाँ छुपा कर रख दिया? मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मैंने तुम्हें आसपास नहीं देखा तो खुद किचन में लेने चली गई, पर मुझे कहीं भी रोटियां नहीं मिली। ये सुनकर मैं खुद हैरान रह गई। मैं जल्दी से किचन में गई और देखा सचमुच में मैंने जिस बर्तन में रोटियां रखी थी वह पूरी की पूरी खाली थी। अब दोनों का शोर सुनकर मेरी देवरानी और ननद वहाँ आ गई और बोली, हम दोनों को भूख लगी थी तो हम दोनों ने खा ली। मैंने बोला, क्या तुम दोनों ने इतनी सारी रोटियां खा ली? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ ये दोनों मिलकर पूरे घर की रोटियां कैसे खा सकती हैं। खैर जो भी था, मैंने सबके लिए दोबारा से रोटियां बनाई। वैसे मेरी देवरानी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वो मेरा सभी काम में मदद करती थी। वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझती थी और मेरी बहुत इज्जत भी किया करती थी, पर कभी कभी मुझे उसका व्यवहार शक करने पर मजबूर कर देता था। सीमा बाहर तो कोई काम है बोलकर जाती थी, लेकिन जब आती तो उसके हाथ में वही पुराने थैले होते और मैंने कितनी बार ये गौर किया था कि सीमा जब जाती तब भी उसके हाथ में ये थैले होते थे। इधर मेरी ननद स्वाति का स्वभाव भी कुछ बदला हुआ लगता था। आज फिर जब मैं छत पर गई तो मुझे लगा आज भी स्वाति किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मैं थोड़ा और ऊपर गई तो मेरी ननद किसी से ये बोल रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं सभी सामान लेकर
समय पर आ जाऊंगी। स्वाति की ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मुझे लगा स्वाति का किसी से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। आखिर वो किस सामान को लेकर आने की बात कर रही है अब, और वो किसके साथ और कहाँ जाने वाली है। अभी तो उसके कॉलेज की भी छुट्टियां चल रही हैं, फिर वो ऐसा क्या सोच रही है। मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब हो गया और मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। मैंने ये सारी बात अपने पति को बताई तो वो मुझसे उल्टा बोलने लगे, तुम ज़रा अपने घर के कामों पर ध्यान दो। स्वाति ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कब किसी की बातों में आ जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए तुम बड़ी होने के नाते इस घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया करो। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ और मैं क्या क्या देखूं। मैंने बोल दिया, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ध्यान रखने की। उसके बाद मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई तो देखा मेरी देवरानी कहीं बाहर से आ रही थी। मैंने पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे? तो दोनों ने जवाब दिया कि हम पार्लर गए थे। ये सुनकर मैंने बोला, तुम दोनों परसों ही पार्लर गए थे और आज फिर वहाँ से आ रही हो? मेरी देवरानी बोली, दीदी उस दिन स्वाति अपने हेयर कट के लिए गई थी और आज उसे वैक्स करवाना था। मैंने बोला, अच्छा ठीक है, कि तभी मेरी नज़र उन दोनों के हाथ पर गई। दोनों ने अपने हाथ में वही थैला पकड़ रखा था जो मेरी देवरानी अपने मायके से लेके आई थी। मैं आगे कुछ पूछती इससे पहले मेरी बेटी भागती हुई आ गई और बोली, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए। मैं किचन में गई और प्लेट में 2 रोटी रखी और सब्जी रखने के लिए जैसे ही कढ़ाई पर से ढक्कन हटाया तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि कढ़ाई में सब्जी ही नहीं है, जबकि घर में अभी तक किसी ने खाना ही नहीं खाया था। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई कि मेरे घर में हो क्या रहा है। कभी रोटियां गायब होती है तो कभी सब्जी। अब ऊपर से सीमा और स्वाति दोनों की अजीब हरकतें। ये सोच सोचकर मेरा दिमाग तो खराब हो रहा था। मैंने इनडायरेक्ट तरीके से सीमा से पूछ लिया कि तुमने खाना खा लिया क्या? सीमा बोली, हाँ दीदी, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी तो मैंने सारी सब्जी खा ली, लोगों के लिए तो बची भी नहीं। मैंने फिर से अपना सिर पीट लिया कि आखिर कोई कैसे इतनी सारी सब्जी अकेले खा सकता है। इतनी सारी सब्जी खाने से पहले उसको हम लोगों का ख्याल भी नहीं आया। मेरे तो ये सब बातें बिल्कुल समझ से परे थी, इसीलिए मैंने आज सोच लिया था अब मैं सीमा और स्वाति पर नज़र रखनी होगी। आज सीमा किसी काम से बाहर गई थी, जब वापस आई तो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उसको देखकर पूछा, सीमा तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तो उसने नज़रें चुराते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा पैरों में दर्द है। उसके बाद सीमा अपने कमरे में चली गई, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब 2 घंटे बाद स्वाति कॉलेज से घर वापस आई तो वो भी सीमा की तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी वही जवाब दिया जो सीमा ने दिया था। अब तो पानी सर के ऊपर से निकल रहा था। मैंने स्वाति से पूछ लिया, चल क्या रहा है तुम दोनों का? क्या छुपा रही हो तुम दोनों? मैं स्वाति का हाथ पकड़कर सीमा के कमरे में गई, फिर दोनों को एक साथ खड़ा किया और पूछा, अब बताओ कि चल क्या रहा है? सच सच बताओ, आखिर तुम दोनों क्या छुपा रही हो? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पति ने मुझ पे दे रखी है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाई तो मेरे पति को लगेगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ। मैं कल को घर वालों को क्या जवाब दूंगी? इसीलिए मुझे सच बता दो कि तुम दोनों के पैर में एक साथ ही एक समय पर ही दर्द कैसे हो गया? इसके अलावा घर से कभी रोटियां गायब होती हैं तो कभी सब्जी गायब हो रही है। आखिर इन सब का चक्कर क्या है? दोनों मेरी बात सुनकर कांपने लगीं और घबरा भी रही थी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाभी को जवाब क्या दें। फिर मेरी ननद बोली, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। लेकिन मैं भी आज जिद पकड़कर खड़ी थी कि मैं आज इन दोनों से सच्चाई उगलवा कर रहूँगी। मेरी देवरानी बोली, दीदी आप मेरे साथ चलिए, आज मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। उसके बाद हम तीनों गाड़ी लेकर 1 किलोमीटर दूर गए होंगे कि सीमा ने गाड़ी एक अनाथ आश्रम के बाहर रोक दी। तभी उन दोनों ने कहा, आइए आपको आज सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैंने जैसे ही उस अनाथ आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ की लड़कियाँ वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं जो मैंने सीमा के थैलों में देखा था। मैं उन कपड़ों को देखते ही पहचान गई। सीमा बोली, दीदी मैं शादी से पहले के सारे कपड़े अपने साथ लाई थी ताकि इन कपड़ों को इन गरीबों में बांट सकूं। शादी की तैयारियों की वजह से मुझे मायके में समय ही नहीं मिल सका, इसीलिए मैं उन सभी कपड़ों को अपने साथ ले आई।
उसके बाद स्वाति बोली, भाभी जब आप उस रात छत पर आई थी तब इसी अनाथ आश्रम से फ़ोन आया था। मैं हर महीने ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे मुझे मिलते हैं उसका 10% मैं यहाँ अनाथ आश्रम में दान करती हूँ। इस बार मैं दान करने आई थी। हमें दान करने के बाद एक रसीद मिलती है। मैं उस रसीद को लेना भूल गई थी। रसीद में ये नाम और पता भी लिखते हैं, इसीलिए ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे। सीमा भाभी और मैं बहुत दिनों से इन लोगों की कुछ मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी और सब्जी गायब हुई थी तो यही कारण था कि यहाँ पर सब बच्चे भूखे थे। उस दिन उनके खाने का इंतज़ाम नहीं हो पाया था, इसीलिए हम दोनों को एक दिन रोटी लाना पड़ा और एक दिन सब्जी। जो लोग भी इस अनाथ आश्रम से जुड़े हुए हैं कुछ ना कुछ अपने घर से लाते रहते हैं। हमने घर में ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि पता नहीं जानने के बाद घर वाले हमें ये काम करने देंगे या नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर मैं तो बहुत हैरान थी। अब मैं उनको क्या बोलती। वो दोनों तो बहुत ही नेक काम कर रहे थे। मैं तो अपनी दिन दुनिया में खोई रहती थी। मैंने कभी बाहर निकलकर सेवा के इस रूप को जानने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन आज सीमा और स्वाति की बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी। फिर मैंने पूछा कि उस दिन तुम दोनों को लंगड़ा कर क्यों चल रही थी। तब स्वाति बोली, भाभी उस दिन जब हम घर से खाना लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता खाने की महक से हमारे पीछे पड़ गया। हम दोनों डर की वजह से तेज़ी से दौड़े, लेकिन तभी अचानक से एक बड़े पत्थर से हमारा पैर टकरा गया और हम गिर पड़े। गिरने की वजह से ही हम दोनों को चोट लगी थी। मैं उन दोनों को बहुत ही आश्चर्य भरी नज़रों से देख रही थी। उस दिन मैंने भी प्रण किया कि मैं भी उन दोनों का इस काम में साथ दूंगी। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, पर ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तो तब है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पे क्या राय है बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो वीडियो पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियाँ शेयर कर दिया करें।